हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद हेलो सुमन। आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं प्रश्नावली 1.1 का एग्जाम्पल सॉल्यूशन कर रहे थे। हम लोगों ने एग्जाम्पल 1 को अभी देखा था, आज हम लोग 2 और 3 को देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जिससे आपको इस बेहतरीन 10 क्लास का रेगुलर वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करिए और एक कमेंट करना मत भूलिएगा। तो स्टूडेंट्स, चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए हुए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं और पहले एग्जाम्पल को समझ के कंसेप्ट क्लियर करते हैं, उसके बाद चैप्टर में आप लोग आइएगा। देखिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2 क्यूब के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2 क्यूब प्लस 1 के रूप का होता है जहां क्यू कोई पूर्णांक है। ये क्वेश्चन दिया गया, फिर से समझिए। दर्शाना है कि धनात्मक समपूर्णांक कोई धनात्मक समपूर्णांक है जो कि 2 क्यूब के रूप का होता है, ठीक है, तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक जो होता है 2 क्यूब प्लस 1 के रूप का होता है। और जहां क्या है, क्यूब जो है आपका क्या होगा, जहां क्यूब कोई पूर्णांक है। तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करेंगे उस चीज को बहुत ध्यान से देखिए। यहाँ पे लिखेंगे, मान लीजिए ए कोई क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, मान लीजिए ए कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा यहाँ पे हम लोगों को क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि 2 क्यूब, यानी कि हम लोग यहाँ पे मान ले रहे हैं, हम लोग क्या जानते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या जानते हैं, ए इक्वल टू होता है बी क्यूब प्लस आर। ये हम लोगों को मालूम है, यानी कि हम लोग यहाँ पे क्या कंसिडर करेंगे, बी बराबर 2 क्यूब यानी कि बी बराबर क्या मान लेंगे, 2 मान लेंगे। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। अब यहां पे लिखिएगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या प्रमेयिका लिख सकते हैं आप लोग। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्यूब जो होता है वो क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है, 0। ठीक है, ये कंडीशन होता है, यानी कि हम लोग यहां लिख सकते हैं ए बराबर क्यूब के जगह में, बी के जगह में क्या लिखेंगे, 2 क्यूब प्लस आर। अब देखिए, एक चीज आप यहाँ पे कंसेप्ट बनाइएगा, एक चीज यहाँ पे समझना है, ये आर का वैल्यू क्या हो सकता है। ठीक है, आर का वैल्यू, मान लीजिए आप क्या कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे आप भाग कर रहे हैं, आपका क्या आ गया है, ए है यहाँ पे, आप भाग कर रहे हैं 2 से, यानी कि आपका जो शेषफल आएगा नीचे, जो आपका भागफल क्या रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, आपका जो शेषफल आएगा इससे तो छोटा ही आएगा ना। तो यहाँ पे हम लोग अगर इसका संभावनाएं लिखें कि आर आर क्या क्या हो सकता है, संभावित इसका वैल्यू क्या हो सकता है, तो 0 हो सकता है या आर बराबर क्या हो सकता है, 1 हो सकता है। क्योंकि जब आप किसी भी नंबर को जब आप भाग करते हैं तो क्या आता है, 0 हो सकता है या फिर 2 से, जिससे भाग कर रहे हैं उससे कम होगा। अगर 2 ही आ जाता है यहाँ पे मान लीजिए, तो आप तो फिर से भाग कर देंगे इसको ना। तो यहाँ पे आर जो शेषफल होता है वो क्या होता है, 0 होगा या फिर 1 होगा। ये चीज़ आप लोगों को क्लियर है। जैसे आप मान लीजिए, अगर क्लियर नहीं है तो आप मान लीजिए 5 को जब भाग कर रहे हैं 2 से, तो 2 दूनी 4, यहाँ पे क्या आ गया, 1 आ गया। तो यानी कि हम लोग क्या समझ पा रहे हैं, यहाँ पे हो सकता है कि ये पूरा पूरी उस नंबर को काट दे, तो अगर पूरा पूरी कटता तो 0 आता, और पूरा नहीं कटेगा तो ये क्या आएगा, 1 आएगा। मतलब जिससे भाग करेंगे उससे कम आएगा, ये चीज़ समझिए। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसलिए इसलिए 2 वैल्यू पता चला, जब हम लोग r बराबर 0 रखेंगे इसमें, तो क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 2 क्यूब प्लस 0, यानी कि a बराबर 2 क्यूब, पहला ये आ गया हम लोग का। अब जब r बराबर 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, a बराबर 2 क्यूब प्लस, सॉरी r लिख दिए, यानी कि a बराबर क्या हो जाएगा, 2 क्यूब प्लस 1। ये 2 वैल्यू हम लोगों का यहाँ पे आ रहा है। अब इससे क्या समझ रहे हैं हम लोग, जब हम लोग क्या रख रहे हैं, सम संख्या रख रहे हैं तो सम आ रहा है, ये सम हो गया। और जब विषम संख्या रख रहे हैं तो यहाँ पे क्या आ गया, विषम आ गया। ठीक है, यानी कि ये पूरा पूरी गया नहीं, यानी कि कुछ विषम बच गया। आप क्यू के जगह में वैल्यू ले लो, जैसे आप क्यू के जगह मान लीजिए, क्रॉस चेक करने के लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, क्यू के जगह में आप 1 ले रहे हो, तो क्यू में जब 1 रखोगे तो ए बराबर आपको क्या मिलेगा, 2, और इसमें जब आप 1 रखोगे तो आपको मिलेगा 3, यानी कि 3 मिल रहा है इसमें और इसमें 2 मिल रहा है, यानी कि 3 आ रहा है, यानी कि ये विषम हो गया और ये क्या हो गया, सम हो गया। ये चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब यहां तक करने के बाद आप लैंग्वेज में थोड़ा सा लिखिएगा, यहाँ पे यदि ए बराबर 2 क्यूब है तो यह एक सम पूर्णांक
समपूर्णांक है। साथ ही सम होने के साथ ही क्या होगा, एक धनात्मक पूर्णांक होगा। तो यहां से हम लोग बता सकते हैं एक धनात्मक पूर्णांक, साथ ही एक धनात्मक पूर्णांक या तो क्या होगा, सम हो सकता है या क्या हो सकता है, विषम हो सकता है। आखिर दोनों तो धनात्मक ही है, या तो सम होगा या तो विषम होगा। ठीक है, अब यहां पे लिखना है, इसलिए कोई भी संख्या, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 2³ प्लस 1 के रूप का होगा। ये चीज आप लोगों को क्लियर है, क्योंकि क्वेश्चन में हम लोगों को बताना था। क्वेश्चन में एक बार मैं दिखा रहा हूं आप लोगों को क्वेश्चन, एक मिनट रुकिएगा आप लोग। क्वेश्चन में बोला था कि दर्शाइए कि धनात्मक समपूर्णांक 2³ के रूप का होता है, तथा ये तो पता चल गया प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक जो हो गया 2³ प्लस 1 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। तो वही चीज को हम लोग लैंग्वेज में लिख दिए हैं। यदि 2³ a बराबर 2³ है तो यह एक समपूर्णांक है। साथ ही हम लोग बोल सकते हैं एक धनात्मक, यहाँ लिखिएगा धनात्मक पूर्णांक या तो सम हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, विषम हो सकता है। इसलिए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 2³ प्लस 1 के रूप का होगा। ये लैंग्वेज थोड़ा सा आप लोग याद कर लीजिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, ऑटोमेटिक सब क्लियर हो जाएगा। बस क्वेश्चन को आप समझते चलिए कि किस तरीके से हम लोगों को शो करना है। चलिए इसको नोट करिए और अभी हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की ओर। देखिए एग्जाम्पल 3 में क्या बोला जा रहा है, दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4³ प्लस 1 या 4³ प्लस 3 के रूप का हो सकता है, जहां क्यूब एक पूर्णांक है। ये रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है, जैसा हम लोगों ने क्वेश्चन एग्जाम्पल 2 में करा था, सेम उसी तरह का क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि 4³ विषम धनात्मक विषम पूर्णांक ये है, ये इसके रूप का हो सकता है, ये बताना, साबित करना है। अब देखिए यहाँ पे स्टार्ट करिएगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, या फिर आप लोग लिख सकते हैं प्रमेयिका। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या सीखे हैं हम लोग, a बराबर b³ प्लस r, और जहां पे क्या होता है, जीरो जो होता है वो r के बराबर होता है, या फिर r से छोटा, या फिर क्या हो जाएगा, ये b हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि ये b जो होगा वो r से बड़ा होगा। ये कंडीशन रहता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का। अब आगे समझते हैं, यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है, a बराबर अगर हम लोग 4³ प्लस 1 देखें, यानी कि यहाँ पे बोला गया 4³ प्लस 1 या 4³ प्लस 3 के रूप का होगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या कर लेते हैं, a को देख लेते हैं, यानी कि यहाँ पे सॉरी b बराबर क्या है, 4 है, b बराबर 4 है, यानी कि हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं क्या, चूंकि सॉरी आप लोगों को दिख नहीं रहा, चूंकि जीरो जो होगा ये कंडीशन है, और b के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4, यानी कि जीरो जो होगा वो 4 से छोटा होगा, ये बराबर होगा, और यहाँ पे अगर देखा जाए ये जो r का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, 4 से छोटा होगा। क्योंकि मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया कि जब आप 5 को भाग कर रहे हैं 2 से, तो जो आपका शेषफल आएगा 2 दूनी 4, वो इस नंबर से कम आएगा। तो यानी कि अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पे क्या क्या वैल्यू हो सकता है, तो यहाँ पे वैल्यू हो सकता है r का 0, 1, 2 और क्या हो जाएगा 3 है। ये जो है आपका संभावित, मतलब संभावनाएं लगाया जा रहा है, संभावित शेषफल है ये। ठीक है, ये क्या है, शेषफल है। यानी कि अगर हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से, अगर आपका तो होता है a इक्वल टू, अगर मान ले 4³ प्लस r, और r का वैल्यू हम लोग यहाँ पे बारी बारी से रखें, r बराबर क्या रख दे, जब 0 रख दे रहे हैं तो क्या हो रहा है, a बराबर 4³, r बराबर जब हम लोग क्या रख दे रहे हैं, 1 रख दे रहे हैं, तो a बराबर 4³ प्लस 1, r बराबर जब हम लोग क्या कर रहे हैं, 2 रख दे रहे हैं, तो a बराबर 4³ प्लस 2, क्योंकि r के जगह में 2 रख रहे हैं, और r के जगह में जब 3 रखेंगे, a बराबर 4³ प्लस 3। यानी कि हम लोग अब यहाँ पे लैंग्वेज में लिखेंगे कि 4³, पहला 4³ आ रहा, दूसरा 4³ प्लस 1, तीसरा 4³ प्लस 2, चौथा 4³ प्लस 3,
के रूप का हो सकता है। ठीक है, हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे चार चीज संभावनाएं आ रहा है। 4 क्यूब प्लस 1, 4 क्यूब प्लस 2, 4 क्यूब 3, या 4 क्यूब प्लस 3 के रूप का हो सकता है, जहां क्यू क्या हो जाएगा हम लोगों का भागफल हो जाएगा। जहां क्या है, क्यूब जो है वो क्या है, भागफल है। अब यहाँ पे आपको लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा, चूंकि ए एक क्या है, विषम पूर्णांक है। ए क्या है, विषम पूर्णांक है, इसलिए यह, अगर वो विषम है तो वो 4 क्यूब तो नहीं होगा, क्योंकि ये 4 क्यूब और 4 क्यूब प्लस 2 जो है ये क्या है, सम है। ये सम है। देखिए अब आप यहाँ पे अगर मैं आपको क्लियर कर दूं एक चीज, आप रख लेना क्यू बराबर 1, तो आपको मिलेगा 4, यानी कि ये हो गया सम। यहाँ मिलेगा 5, ये हो गया हम लोगों का विषम। ये हो गया हम लोगों का विषम, और ये हो गया हम लोगों का सम। यानी कि क्वेश्चन में आपको बोल दिया है कि ये दोनों क्या है, ये दोनों विषम है, तो सम आने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या, वही चीज को हम लोग लिख रहे हैं, क्योंकि ए एक विषम पूर्णांक है, इसलिए यह 4 क्यूब प्लस 2 का नहीं हो सकता। 4 क्यूब प्लस 2 का के यहाँ पे लिखिएगा रूप का नहीं हो सकता, इसलिए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक क्या होगा, 4 क्यूब प्लस 1 या 4 क्यूब प्लस 3 के रूप का होगा। ये चीज समझ पा रहे हैं आप लोग, 4 क्यूब प्लस 1 या 4 क्यूब प्लस 3 के रूप का होगा। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया है। तो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। चलिए अब एग्जाम्पल 4 को देखिए, ये एग्जाम्पल लास्ट है, बहुत ध्यान से देखिएगा। एक मिठाई विक्रेता के पास, आप लोगों के पास बुक है तो आप लोग बुक निकाल सकते हैं। एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां और 130 बादाम की बर्फियां हैं। ठीक है, वह इसकी ऐसी ढेरी बनाना चाहता है, मतलब उस चीज़ को ऐसे बैठाना चाहता है, ऐसे अरेंज करना चाहता है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या क्या हो, समान रहे। ठीक है, तथा ये ढेरियां बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरे, मतलब एक प्लेट है, बड़ा सा परात है, जिसमें वो क्या है, कम से कम जगह ले। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितने बर्फियां रखी जा सकती है। यानी कि आप सबसे पहले एक चीज़ नोटिस करिए कि यहाँ पे आपको बोल रहा है 400 काजू की बर्फियाँ और 130 बादाम की बर्फियाँ हैं। इसको इस तरीके से बैठाना है कि वो क्या करे, एक जैसा ढेरी बना, सबको एक जैसा में अरेंज करना है, सब एक जैसा। वह इनकी ऐसी ढेरी बनाना चाहता है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान हो और वह जो परात है उसमें न्यूनतम जगह घेरे। तो आपको यहाँ से क्या पता चल रहा है, आपको निकालना है यहाँ से HCF किसका, 420 और 130 का। किसके कैसे निकालेंगे हम लोग इसको, तो यहाँ से निकालना है आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ रहा है आप लोगों को कि कैसे हम लोगों को क्वेश्चन किस तरीके से दिया जा सकता है, का प्रयोग से निकालेंगे अभी हम लोग। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके अभी हम लोग निकालेंगे, क्योंकि यूक्लिड ऐसे भी हम लोग निकाल सकते हैं, एक तरीका है, लेकिन यहाँ पे हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का ही प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को पता क्या चल रहा है, हम लोग को पता चल रहा है, अब हम लोग देखेंगे, अतः 420 क्या है, बड़ा है 130 से। तो आप सबसे पहले क्या करिए, भाग करिए, थोड़ा सा मैं जगह रखते हुए कर रहा हूँ ताकि हम लोगों का ये तिरछा जाता है ना, तो ये चल जाएगा आपका 3 बार में। ठीक है, 3 बार में आ जाएगा 390, तो यहाँ पे बचेगा 0 3 30। अब ये अंदर जाएगा, ऐसे HCF करते हैं ना हम लोग, तो 3 चौके 12, यानी कि 120 0 1, यानी कि 10, और ये 30 क्या हो जाएगा, अंदर आ जाएगा, यानी कि आपका हो जाएगा 10 या 30। यानी कि ये जो आपका आ गया, ये क्या हो गया, लास्ट जिससे आप भाग कर रहे हैं वही इसका HCF कहलाता है। ठीक है,
और इसको हम लोग भाजक भी कहते हैं, ठीक है। अब ये आपका हो गया। अब आप इसको लिखिएगा, किस तरीके से आप इसको लिखिएगा वो देखिए। मैंने आपको कंसेप्ट भी इससे पहले बताया था कि चरण वन में क्या लिखेंगे, आप इसको छिपा सकते हैं। 420 बराबर यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल। आप एक बार इसको लिख ही दीजिए यहाँ पे। अब भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। तो इस तरीके से सजाना है। तो चरण वन क्या बोल रहा है, इसको मैं काट दे रहा हूं यहां से। भाज्य क्या है, 420 बराबर 130 गुना 3 जोड़ 30। ठीक है, आप इसको इससे गुना करना और जोड़ देना, आपका 420 आ जाएगा। अब ये जो नंबर है वो सेकंड नंबर में आएगा, यानी कि चरण दो में अगर हम लोग देखें तो 130 बराबर क्या हो जाएगा, 30 गुना 4 प्लस 10, 3 चौके 12, यानी कि 120 और 10 जोड़ेंगे तो 130। अब यहाँ तक तो जीरो नहीं आया, यानी कि ये और जाएगा हम लोग का, यानी कि चरण 4 बराबर हो जाएगा 30। ये जो आपका भाजक है वो यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10 गुना 3 प्लस 0, यानी कि आपका जो आर है यानी कि शेषफल है वो क्या हो गया, 0 हो गया। अब यहाँ पे लैंग्वेज में लिखिएगा, यहाँ पे लैंग्वेज में लिख सकते हैं। यहाँ पे किस तरीके से लिखिएगा, यहाँ पे लिखिएगा अतः 420 और 130 का HCF क्या है, 10 है। इसलिए प्रत्येक प्रकार की बर्फियों के लिए, ठीक है, मिठाई विक्रेता को यानी कि दुकानदार को 10-10 की ढेरी लगानी पड़ेगी या फिर ढेरी बना सकता है। यानी कि हम लोगों को पूछा था कि 320 मिठाई या फिर ये दोनों मिठाई था, इसको किस तरीके से वो परात में एक प्लेट में बड़ा सा बॉक्स में किस तरीके से वो सजाएगा। यानी कि अगर वो 10-10 का अरेंज करे तो वो उस परात में न्यूनतम जगह घिरेगा। ये चीज़ क्लियर हो गया। चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज़ नोट डाउन दिस क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। वाकई अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखे हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो के एंड में कमेंट करना मत भूलिएगा। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।